हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें एक और टॉपिक आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है एसेंट ऑफ सेप। हिंदी में मैं कहूँ तो इसको बोलते हैं रसारोहण की क्रिया। ऑलराइट, सो आज का जो थीम है वो क्या है? एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण। रसारोहण, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप, देखिए ये टॉपिक अपने क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात तो एसेंट ऑफ वाटर नहीं कहा हमने, एसेंट ऑफ सेप कहा है, क्योंकि जो वाटर रूट से प्लांट के अंदर आ रहा है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर मिनरल सॉल्यूट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमने सेप वर्ड यूज़ किया है। अब एसेंट ऑफ सेप के पहले हम लोगों ने वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा कि जल अवशोषण कैसे होता है। तो नेचुरली कि जो अवशोषित जल है, मान लीजिए कि ये कोई एक प्लांट है, राइट, और उसकी रूट्स ने यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है ये ऊपर भी तो जाना चाहिए ना, राइट। तभी तो वो पत्तियों तक, आखिरी पत्ती तक वो पानी पहुँचना चाहिए। रूट के द्वारा ये रूट्स है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर जो है वो प्लांट की आखिरी लीफ तक पहुँचना चाहिए, राइट। उसी को अपने क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि प्लांट्स के पास में तो ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। आज आपको यदि अपने घर की एक मंजिल तक भी वाटर को रेस करना है, ऊपर पानी के अंदर, टंकी के अंदर पानी को चढ़ाना है, तो आपको हॉर्स पावर की क्या लगानी पड़ती है? वो टीलू मशीन्स वगैरह और अलग अलग घरों में होती है ना, वो आपको लगानी पड़ती है, टीलू पंप्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके और पानी ऊपर जाता है। अब इमेजिन करो कि सिकुआ, एक एग्जांपल देता हूं, सिकुआ सेमी परवाइरेंस है ना, इसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, और इसकी हाइट जो है वो 366 फीट है, 366 फीट है। इमेजिन करो एक घर की हाइट जो कि 10-12 फीट या 13-14 फीट अधिकतम होती है एक मंजिल की, वो इमेजिन करो कि उसके अंदर पानी को ऊपर एक मंजिल तक चढ़ाने के लिए हमको किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है यदि प्रेशर कम होता है तो फिर प्लांट्स के अंदर इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं, राइट, उनके अंदर कैसे पानी का परिवहन होता है, ये हमको पढ़ना है एसेंट ऑफ सेप के अंदर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरीके का, प्लांट्स के अंदर तो कोई भी ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, कोई परिसंचन तंत्र नहीं है, ऐसा कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है जिसकी मदद से वाटर को ऊपर की तरफ ले जाया जा सके। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर पानी को कौन ऊपर लेके जाता है? क्या पानी जो है वो पुल होता है या पुश होता है? क्या पानी ऊपर की तरफ पुल होता है या पुश होता है? इसके ऊपर अपने को डिस्कस करना पड़ेगा कि पानी को खींचा जाता है या धकेला जाता है, खींचा जाता है या धकेला जाता है, ये भी अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर इस रसारोहण के अंदर, राइट, इतनी ऊंचाई तक सारे प्लांट्स तो हालांकि 366 फीट के नहीं होते, ये तो एक एग्जांपल दिया था मैंने, क्या इतनी ऊंचाई तक जो वाटर जाता है, राइट, इतनी ऊंचाई तक जो वाटर जा रहा है, क्या उसमें ऊर्जा लगती है, यानी कि एटीपी नामक ऊर्जा लगती है? और यदि ऊर्जा लगती है तो कहाँ से आती है, लगती भी है या नहीं लगती है? इन सब चीज़ों को अपने को रसारोहण के डिस्कस करना है, रसारोहण की क्रिया में डिस्कस करना है। अब आपको ये जानना आवश्यक होगा कि आखिर कौन कौन सी थ्योरीज है जो एसेंट ऑफ सेप को समझाती है। उन थ्योरीज को मैं पढ़ाऊँ उससे पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि अब ये क्लियर हो चुका है कि एसेंट ऑफ सेप जो है वो किसके थ्रू होता है? वेस्कुलर टिश्यू। किसके थ्रू होता है? वेस्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक के द्वारा होता है, राइट। और उस संवहन उत्तक का नाम क्या है? जाइलम। वैसे तो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, तो फ्लोएम तो फूड कंडक्शन के लिए होता है, लेकिन जो वाटर कंडक्शन है ना, जो रसारोहण की क्रिया हो रही है, जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, जल का जो संवहन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? एक संवहन उत्तक के द्वारा हो रहा है, और वो क्या चीज़ है? जाइलम है, राइट। वो क्या है? जाइलम। ये तो अब क्लियर हो चुका है,
है ना, कि जाइलम के द्वारा ही रसारोहण की क्रिया होती है। अब दो थ्योरीज अवेलेबल है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज पहले अवेलेबल थी एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए। एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए लगभग 7 से 8 थ्योरीज पहले पढ़ाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, राइट। हम ऐसी थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे जो एसेंट ऑफ सेप को ठीक ढंग से समझा नहीं पाई, रसारोहण की क्रिया को ठीक ढंग से समझा नहीं पाई, है ना। तो वो बहुत प्राचीन और पुरानी थ्योरीज हो चुकी है। अभी की जो दो थ्योरीज है जो कि रसारोहण की क्रिया को, दो सिद्धांत ऐसे हैं जो रसारोहण की क्रिया को प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या चीज़ है? एक तो है रूट प्रेशर, है ना, रूट प्रेशर, जिसको कि हम लोग हिंदी के अंदर मूल दाब के नाम से जानते हैं। एक तो है मूल दाब, और दूसरी जो थ्योरी है, एक तो रूट प्रेशर थ्योरी है, मूल दाब सिद्धांत, और दूसरा जो है वो कौन सी है? एक ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन एडेशन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन एडेशन थ्योरी, हिंदी में बोलूं इसको तो मैं बोलूंगा वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन आसंजन सिद्धांत। क्या कहा मैंने? ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एडहेशन थ्योरी, ठीक है। एक है रूट प्रेशर थ्योरी और एक है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एडेशन थ्योरी। ये दोनों थ्योरी जो है वो बेस्ट थ्योरीज है किसको समझाने के लिए? एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए। अन्य जितने भी और सिद्धांत जो भी हैं अब उनको मान्यता नहीं है, ठीक है। ये दोनों थ्योरीज ठीक ठाक थ्योरीज है, अच्छी थ्योरीज है एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए, ऑलराइट। इसलिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रूट प्रेशर थ्योरी। फाइन, क्या है भाई? रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत, ठीक है। नाउ आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट्स जो होते हैं, रूट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब क्या चीज? आयंस। रूट्स जो होते हैं वो आयंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब आयंस। वाटर फ्लोज in root है ना, water flows in root by its gradient जल अपने विभव के अनुसार मूलों में गति करता है, ठीक है। एक तो रूट्स के अंदर रूट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब आयंस, रूट्स सक्रिय रूप से आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, है ना, कहाँ पर एंटर करता है? मूलों में क्या करता है? गति करता है, राइट। तो इस वजह से नेचुरली कि वाटर फ्लोज इन रूट, कहाँ पर? रूट में भी कहाँ पर? जाइलम के अंदर, रूट के जाइलम के अंदर। तो इस वजह से मूल के जाइलम में एक धनात्मक दाब विकसित होता है। एक धनात्मक दाब विकसित होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? मूल दाब कहते हैं।
रूट प्रेशर। आ रहा है समझ में? क्या कहा मैंने? रूट्स के अंदर आयंस तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर जो है वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग रूट्स में आ जाता है, रूट के जाइलम के पास में पहुंच जाता है। तो इस वजह से मूल के जाइलम में, ध्यान दीजिएगा, मूल के जाइलम में, रूट के जाइलम में एक धनात्मक दाब, एक पॉजिटिव प्रेशर उत्पन्न होता है, विकसित होता है, जिसे कि हम क्या कह देते हैं? मूल दाब कह देते हैं। ठीक है। अब ये जो मूल दाब है, राइट, मूल दाब, इसकी परिकल्पना किसने? मूल दाब के बारे में किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने बताया। मूल दाब के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्टीफन हेल्स। अच्छा, मूल दाब को हम मेजर भी कर सकते हैं। मूल दाब को मैनोमीटर, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, मैनोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। क्या कहा मैंने? मूल दाब को मैनोमीटर के द्वारा हम लोग माप सकते हैं। और मूल दाब के बारे में किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने बताया। और मूल दाब मूलों के जाइलम में विकसित एक धनात्मक दाब है। ठीक है। अच्छा, याद रखना, मूल दाब नीचे से ऊपर की ओर लगता है, नीचे से पादप के ऊपरी भागों की ओर लगता है, पादपों के ऊपरी भागों की ओर लगता है, ऊपरी भागों की ओर लगता है। ठीक है। मूल दाब नीचे से पादपों के ऊपरी भागों की ओर लगता है ना, नीचे से ऊपर की ओर लगता है। ये मूल दाब नीचे से पादपों के ऊपरी भागों की ओर लगता है, ध्यान दीजिएगा। और ये मूल दाब ये कहता है कि मूल दाब पानी को पुश करता है। मूल दाब पानी को ऊपर की ओर धकेलता है, मतलब पुश करता है। तो इस बारे में डिस्कशन चलता है ना कि पानी जो है वो धकेला जाता है, पुल किया जाता है। तो मूल दाब भी कहता है कि पानी को ऊपर की ओर धकेला जाता है। मूल दाब पानी को ऊपर की ओर धकेलता है। मूल दाब नीचे से पानी के पादपों के ऊपरी भागों की ओर लगता है। ठीक है ना। मूल दाब का मान कम होता है। कितना एटीएम? केवल 1 से 2 एटीएम। इसका मान क्या होता है? कम होता है। मूल दाब जल को अधिकतम 20 फीट तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। क्या कहा मैंने? मूल दाब जल को अधिकतम 20 फीट, मूल दाब जल को अधिकतम 20 फीट तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है, 20 फीट से ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताता हूँ। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि पादपों में मूल दाब होता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि पादपों में मूल दाब होता है। प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है। तो क्या लीजिए, सबसे पहले एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट को लो। मान लीजिए एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट को लिया। ये एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट है। ठीक है, सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट है। और इसको अब क्या करो, ये सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट को इसको बेस से हॉरिजॉन्टली काट दो।
बेस से हॉरिजॉन्टली काट दो, बेस से हॉरिजॉन्टली काट दो। हॉरिजॉन्टली का मतलब कैसे होता है, ऐसे बेस से काट दो। तो चलो इसको बेस से काट देते हैं। जैसे कि ये प्लांट था तो इसको बेस से क्या कर दिया, काट दिया। ये यहाँ से बेस से काट दिया, ये प्लांट था ना, इसको मैंने बेस से क्या कर दिया, बेस से ऐसे यहाँ से इसको काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कटे हुए सिरे पर, कटे हुए सिरे पर, कटे हुए सिरे पर जल की बूंदें देखी जा सकती है, जल की बूंदें देखी जा सकती है। कटे हुए सिरे पर जल की बूंदें देखी जा सकती है। ये जल की बूंदें किस कारण से दिख रही है, यह सिद्ध कर रहा है, यह सिद्ध करता है कि जल की बूंदें मूल दाब के कारण निकलती है। कि भाई पादपों में कोई दाब था, ठीक है ना, तो कटे हुए सिरे पर जल की बूंदें देखी जा सकती है, यह सिद्ध करता है कि जल की बूंदें मूल दाब के कारण निकलती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इस कटे हुए भाग पर एक स्लीव है ना, एक स्लीव ऐसे दस्ताना जैसा, आस्तीन जैसा एक स्लीव चढ़ा दो, एक स्लीव चढ़ा दो, है ना, इसके ऊपर क्या चढ़ा दो, एक स्लीव चढ़ा दो, ऐसी किसी पदार्थ की बनी हुई एक स्लीव चढ़ा दो, है ना, चढ़ा दो। इस स्लीव में, स्लीव मतलब एक आस्तीन जैसी ऊपर एक पूरा एक कवरिंग कर दी, इस स्लीव में निकलने वाला, इस स्लीव में पादप से निकलने वाला स्त्राव क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये भी प्रूव करता है कि वो जो द्रव्य इकट्ठा हुआ है, ये प्रूव करता है इस कटे हुए भाग पर एक स्लीव चढ़ा दो, इस स्लीव में पादप से निकलने वाला स्त्राव इकट्ठा हो जाएगा। ये शो करता है कि पादपों के अंदर ये जो द्रव्य बाहर निकल रहा है, ये मूल दाब के कारण ही बाहर निकल रहा है, राइट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी उंगली है और ये मेरा थंब है और मेरी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, तो मैं यदि अपने अंगूठे से इस हाथ को जोर से दबाऊँ, उंगली को जोर से दबाऊँ और ब्लेड लेकर एक चीरा यहाँ पर लगा दूँ, तो बताओ जल्दी से खून तेज़ी से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि मेरी अंदर जो खून है वो रगों के अंदर वो दाब से बह रहा है, तो मैंने कट लगा दिया तो बाहर आएगा। वैसे ही पादपों के अंदर भी है। यहाँ पर ये रूट प्रेशर ऐसे लग रहा था, ये रूट प्रेशर ऐसे नीचे से ऊपर की ओर लग रहा था। अब आपने रूट प्रेशर से द्रव्य ऊपर जा रहा था तो आपने काट दिया, तो नेचुरली कि ये जो द्रव्य है वो यहाँ पर बाहर निकलेगा ना, राइट। तो बस ये क्या है, ये कटे हुए भाग पर एक स्लीव चढ़ा दो तो स्लीव में वो जो पादप से निकलने वाला द्रव्य वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि पादपों के अंदर मूल दाब होता है। ठीक है, एक और प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं, एक और प्रयोग से हम एक खास बात बता सकते हैं, और वो क्या चीज़ है, घटेशन। आपने कभी सुना है घटेशन के बारे में? बिंदु स्त्रवन। चलो, जब मूल दाब को डिस्कशन कर रहे हैं तो बिंदु स्त्रवन का डिस्कशन किए हुए मूल दाब को पढ़ना अधूरा है। बिंदु स्त्रवन क्या चीज़ है? बिंदु स्त्रवन नाइट एवं मॉर्निंग में होता है। है ना, ये कई सारी घासें व छोटे शाकीय पादपों में देखा जा सकता है, शाकीय पादपों में देखा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, बिंदु स्त्रवन है क्या चीज़? बिंदु स्त्रवन या घटेशन क्या है? तो याद रखना, पत्ती के किनारों से, पत्ती के
किनारों से, पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना घटेशन या बिंदु स्रावन है। पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्रावन है। क्या है भैया? ये बिंदु स्रावन है। क्लियर? मतलब ओजिंग आउट ऑफ लीव्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ लीव्स, ओजिंग आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या है? बिंदु स्रावन है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लीफ है, ठीक है, तो ये उसकी वेन्स है, ये पत्ती के अंदर वेन्स है, शिराएं हैं। तो घटेशन का मूल कारण क्या है? घटेशन मूल दाब के कारण होता है, मूल दाब के कारण होता है। तो घटेशन जो हो रहा है वो भी सिद्ध कर रहा है कि पादपों के अंदर क्या होता है? मूल दाब होता है। घटेशन जो है वो मूल दाब के कारण होता है। अब जैसे ये पत्ती है और ये पत्ती के अंदर ये शिराएं हैं, तो इन शिराओं के कॉर्नर्स पर देखिए प्लांट के अंदर मूल दाब हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो मूल दाब के कारण इन पत्ती के अंदर जो शिराएं हैं, इनके कॉर्नर्स के ऊपर स्थित कुछ छिद्र होते हैं, उनसे जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को अपने क्या बोलते हैं? जलरंध्र कहते हैं। जलरंध्रों को दोस्तों अपने इंग्लिश में कहते हैं हाइडेटोड्स। ये रंध्रों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, राइट? ये हमेशा ही खुले रहते हैं। तो ये जलरंध्र होते हैं और इन जलरंध्रों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। और ये जो जल बूंदों के रूप में बाहर निकल रहा है, यही क्या चीज़ है? घटेशन है। यानी कि इसको अपने क्या कहते हैं? बिंदु स्रावन कहते हैं। इसी को अपने क्या कहते हैं? बिंदु स्रावन। तो पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्रावन है। बिंदु स्रावन या घटेशन का मूल कारण क्या है? मूल दाब है। बिंदु स्रावन कब होता है? नाइट और मॉर्निंग आवर्स में होता है। कई सारी घासों की जातियों में और छोटे शाकीय पादपों में आप देख सकते हो पत्ती के किनारों से बूंदों के रूप में जल का बाहर निकलना ही बिंदु स्रावन है। जैसे पत्ती है, पत्ती के अंदर शिराएं होती है, शिराओं जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर जलरंध्र होते हैं, हाइडेटोड्स होते हैं, और इन्हीं से क्या होता है? बिंदु स्रावन। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ बिंदु स्रावन भी हमको सजेस्ट कर रहा है कि पादपों में क्या होता है? मूलदाब होता है। ठीक है, अब मूलदाब का महत्व क्या है ना? इसका महत्व क्या है? मूलदाब का महत्व क्या है? ठीक है, क्या कहा मैंने? मूलदाब का महत्व क्या है? तो पहले तो ये जानो कि मूलदाब जो है, देखिए वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप में बनी जल की कॉलम, नीचे से ऊपर की तरफ एक जल की कॉलम बनती है ना, वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप में बनी जल की कॉलम क्या हो जाती है? जल की जो कॉलम होती है वो टूट जाती है ना। मूलदाब जल की इस कॉलम को पुनः स्थापित करने का कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप में बनी जल की कॉलम टूट जाती है। आप समझो, ये पादप है, इस पादप के अंदर पूरी एक जल की एक कॉलम बनी हुई है, राइट? लेकिन वाष्पोत्सर्जन के कारण ये जल की कॉलम टूटने की कोशिश करती है, टूटती है, जल की कॉलम टूटती है, लेकिन रूट प्रेशर है वो इस जल की कॉलम को टूटने नहीं देता और उस जल की कॉलम को वापस से क्या कर देता है? कंटिन्यूअस कर देता है। जल की कॉलम को रूट प्रेशर क्या कर देता है? कंटिन्यूअस कर देता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसपिरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण
जल की कॉलम टूट जाती है, जो सतत रूप से जल ऊपर जा रहा है वो कॉलम टूट जाएगी। जल की कॉलम को पुनः स्थापित करने का जो काम है वो किसका है? रूट प्रेशर का है। तो ये रूट प्रेशर का महत्व है। अच्छा, याद रखो, मूल दाब केवल शाकीय व छोटे वृक्षों, केवल शाकीय व छोटे वृक्षों में ही जल के रसारोहण में भाग लेता है ना। अधिकतम कितना? अधिकतम 20 फीट। बस 20 फीट से ज़्यादा का कोई पादप है तो उसके अंदर मूल दाब कभी भी रसारोहण की क्रिया में भाग नहीं लेगा। तो मूल दाब केवल शाकीय व छोटे वृक्षों में ही जल के रसारोहण में क्या करता है? भाग लेता है। अच्छा, एक चीज याद रखो, मूल दाब के अभाव में भी रसारोहण होता है। मूल दाब के अभाव में भी रसारोहण होता है। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण के लिए मूल दाब जरूरी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण के लिए मूल दाब जरूरी नहीं है। मूल दाब जरूरी नहीं है। मूल दाब के अभाव में भी रसारोहण होता है। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण के लिए मूल दाब जरूरी नहीं है। जैसे जिम्नोस्पर्म्स में जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स में मूल दाब अनुपस्थित, लेकिन फिर भी मूल दाब अनुपस्थित है, उसके बावजूद भी रसारोहण हो रहा है, राइट। तो मूल दाब जो है वो रसारोहण के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, मूल दाब दिन में कम, रात को ज्यादा, ये इसकी कमी है, होता है। जबकि पादप को जल की ज्यादा आवश्यकता दिन में होती है। आप समझो, ये तो वो वाली बात हो गई कि जब कोई चीज चाहिए तब तो उपलब्ध नहीं है और जब नहीं चाहिए तो उपलब्ध है, राइट। मूल दाब दिन में कम और रात को ज्यादा होता है। तो दिन में ज्यादा होता तो अच्छा होता ना, तो दिन में ज्यादा होता तो पानी को और धकेलते आराम से, तो पादपों को अवेलेबल हो जाता। मूल दाब दिन में तो कम है और रात को ज्यादा। अब रात को पानी नहीं चाहिए और ये कह रहा है कि मैं उपलब्ध हूं पानी देने के लिए, तो चाहिए नहीं तो फिर उसका मतलब क्या है? इसलिए ये मूल दाब को मान्यता नहीं मिली। अच्छा, याद रखो, मूल दाब गर्मी में कम, सर्दी में ज्यादा, जबकि पादपों को गर्मी में अधिक जल की आवश्यकता। क्लियर है? मूल दाब गर्मी में कम, सर्दी में ज्यादा, जबकि पादपों को गर्मी में अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जब गर्मी में चाहिए पानी पादप को, तब तो मूल दाब है ही नहीं पुश करने के लिए। तो भाई ये तो गलत हुआ ना। सर्दी में ज्यादा है, सर्दी में ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? सर्दी में ज्यादा भी होगा तो भी पादपों को तो कम चाहिए जल, राइट। तो इसलिए इन सब कारणों के कारण मूल दाब को भी ज्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी छोटे पौधों के लिए रूट दाब सिद्धांत कुछ हद तक ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली जो चीज़ हम लोग आ रहे हैं वो नेक्स्ट आ जाते हैं कि रूट प्रेशर थ्योरी के बाद में हम आ रहे हैं वात्स्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन आसंजन सिद्धांत। ठीक है,
डिक्सन और जॉली ने दिया ये, डिक्सन एंड जॉली ने दिया था ये सिद्धांत, डिक्सन और जॉली ने दिया ये सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत क्या है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन, कोहेशन एडहेशन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन एडेशन थ्योरी। वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन आसंजन सिद्धांत, डिक्सन एंड जॉली ने दिया है, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेशन एडेशन थ्योरी। अब यदि आपको ये तीन वर्ड समझ में आ जाए, वाष्पोत्सर्जन कर्षण कोहेशन और एडेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन और आसंजन समझ में आ जाए तो ये थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है। नाउ ये जो वाष्पोत्सर्जन कर्षण है ये क्या है, जैसे कि नेम शो कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन रसारोहण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। क्या कहा मैंने, वाष्पोत्सर्जन रसारोहण के लिए क्या है, मूल रूप से जिम्मेदार है। ठीक है। नाउ देखिएगा वाष्पोत्सर्जन कैसे जिम्मेदार है, तो वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है एवं यह तनाव पादप के शीर्ष भाग से मूल तक पहुंचता है। एवं मूलें जल को अवशोषित करती है एवं यह जल ऊपर खींच लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, खींच लिया जाता है। रूट प्रेशर कह रहा था कि पानी को पुश किया जाता है एवं ये जल ऊपर खींच लिया जाता है। अभी मैं डायग्राम वगैरह सबके साथ में बताऊंगा। वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है। ठीक है, तो जल की हानि पादपों के लिए बड़ी तनाव की स्थिति है। तो यह तनाव जो है वो पादप के शीर्ष भाग से मूल तक पहुंचता है एवं मूले जल को अवशोषित करती है एवं ये जल ऊपर खींच लिया जाता है। ठीक है, अब आप देखो होता क्या चीज़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि पत्ती के ऊपर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, और रंध्र के नीचे क्या होता है, उपरंध्रीय गुहा होती है। उपरंध्रीय गुहा होती है और उपरंध्रीय गुहा का संपर्क किससे रहता है, पर्ण मध्योतक कोशिका से, और पर्ण मध्योतक कोशिका का संपर्क किससे रहता है, पत्ती के जाइलम से संपर्क रहता है। पत्ती का जाइलम किसके संपर्क में रहता है, तने के जाइलम से। तने का जाइलम जो है वो मूल के जाइलम से संपर्क में रहता है, और मूल का जो जाइलम है राइट, उससे तनाव जो है वो रूट हेड तक पहुंचता है, और रूट हेड जो है वो किसके संपर्क में रहते हैं, मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। अब इमेजिन करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कि पत्ती के अंदर रंध्र से मान लीजिए कि जल की हानि हुई, तो जल की पूर्ति किसने कर दी, ये पूर्ति कौन करेगा, ये जल की पूर्ति उपरंध्रीय गुहा ने कर दी। समझ में आ रहा है, यहां से जल की हानि हुई, बाहर गया जल, तो उसकी पूर्ति कहां से हो गई, यहां से, तो डीपीडी यहां पर क्या हो गया, बढ़ गया। डीपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। अब पर्ण मध्योतक कोशिका ने जब तक जल नहीं दिया है तब तक उसका डीपीडी क्या है, लो है। अरे ये डीपीडी वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था ना, विसन दाब न्यूनता वाला डीपीडी। पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इसने इसको जल की पूर्ति की, तो इसने इसको जल की पूर्ति कर दी, तो इसकी न्यूनता बढ़ गई, और अभी तक इसने जल इसको नहीं दिया है, तो
इसका डीपीडी क्या है, कम है, और इसका डीपीडी ज़्यादा है। रूल ये कहता है कि जल जो है वो लो डीपीडी से कहाँ पर जाता है, अधिक डीपीडी की तरफ, है ना, लो डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, अब इसका तो डीपीडी हो जाएगा कम, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है, और इसका डीपीडी क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो जब तक इसने इसको जल नहीं दिया है तब तक तो इसका डीपीडी हाई है। अब ये इसका डीपीडी लो है और इसने अब इसको जल दे दिया, तो इसका डीपीडी तो हो गया लो और इसका डीपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसने अभी तक इसको जल नहीं दिया है तो इसका डीपीडी कैसा है, अभी लो है। तो अब जो जल है वो इसको दे दिया, अब जल इसको दे दिया, तो जल इसको दे दिया तो भैया क्या होगा, इसका डीपीडी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो, इसका डीपीडी बढ़ जाएगा और इसका डीपीडी पुनः क्या हो जाएगा, कम। अब पत्ती का जाइलम जो है किसके संपर्क में, तने के जाइलम से, तो उसका डीपीडी क्या है, अभी लो है। अब इसने पानी दे दिया तो इसका डीपीडी क्या हो गया, हाई। अब अभी मूल के जाइलम के पास में अभी पानी नहीं दिया है तो ये डीपीडी लो है, तो ये डीपीडी हाई, यहाँ से लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ गया, राइट। तो इसका डीपीडी अब क्या हो गया, बढ़ गया, इसका डीपीडी बढ़ गया। तो अभी इसका डीपीडी क्या है, कम है, तो इधर से इधर जल चला गया, तो इसका डीपीडी क्या हो गया, हाई। और मृदा विलयन का भी डीपीडी क्या है, कम है, तो यहाँ से क्या चला गया, यहाँ पर जल। अरे समझ में आ रहा है? मतलब वाटर जो है वो लो डीपीडी से किधर की तरफ जा रहा है, जल की जो गति हो रही है वो अधिक डीपीडी की तरफ हो रही है। तो ये जो क्रम है पूरा ये चलता रहता है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ। पत्ती से रंध्र के द्वारा पानी का नुकसान हुआ, पानी की पूर्ति किसने कर दी, उपरंध्रीय गुहा ने। उपरंध्रीय के पास में, उपरंध्रीय गुहा के पास में पानी की कमी हुई तो उसको किसने पूर्ति कर दी, पर्णमध्युतक कोशिका ने। पर्णमध्युतक कोशिका के पास में पानी की कमी हुई तो पत्ती के जाइलम ने, क्योंकि उसकी पड़ोसी है वो, पत्ती के जाइलम ने पूर्ति कर दी। पत्ती का जाइलम के पास में पानी की कमी हुई तो उसकी पूर्ति किसने कर दी, दैट इज तने के जाइलम ने पूरी कर दी। तने का जाइलम के पास में पानी की कमी हुई तो किसने पूरी कर दी, मूल के जाइलम ने। मूल के पास में जल की कमी हुई तो वो पूर्ति किसने कर दी, मूल रोम ने। और मूल रोम के पास में पानी की कमी हुई तो मृदा विलयन ने क्या कर दी। तो इस तरीके से वाष्पोत्सर्जन, ऊपर से पानी का क्या होता है, नुकसान होता है, ऊपर से पानी का नुकसान होता है। और ये तनाव जो है वो पादप के शीर्ष भाग से कहाँ पर आता है, नीचे की तरफ आता है और मूले जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो एक चीज़ याद रखना, वाष्पोत्सर्जन के कारण, हम ये बताना चाहते हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर से नीचे की ओर, रूट प्रेशर लग रहा था नीचे से ऊपर की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर एक ऋणात्मक बल लगता है, एक ऋणात्मक बल लगता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्या कहा मैंने। वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर से नीचे की ओर एक ऋणात्मक बल लगता है जिसे कि हम क्या कह देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण कह देते हैं। मतलब ऊपर से जितना ज़्यादा नुकसान होगा, पानी तनाव उतना ही ज़्यादा नीचे आएगा और पानी उतना ही ऊपर की तरफ क्या होगा, पुल होगा, पुश नहीं होगा। याद रखना, जितना ऊपर से टेंशन ज़्यादा आएगा उतना ही पानी क्या होगा, पुल होगा। आर यू गेटिंग। तो ये वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण, वाष्पोत्सर्जन जो है वो पानी को क्या करता है, पुल करता है, पुश नहीं करता। और ये एक नेगेटिव है, ऋणात्मक बल है। कैसा है भाई, ये एक ऋणात्मक बल है, ठीक है। अच्छा, इसका मान, इसका मान यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल, इसका मान बहुत उच्च होता है। इसका मान बहुत क्या होता है, उच्च होता है। कितना, 20 ATM के करीब। यह जल को 400 फीट तक ले जा सकता है, 400 फीट ऊंचाई तक ले जा सकता है। 400 फीट ऊंचाई तक क्या कर सकता है, ये जल को ले जा सकता है।
ये जल को 400 फीट ऊंचाई तक ले जा सकता है, 400 फीट तक। तो विश्व का सबसे ऊंचा पादप तो केवल 366 फीट ही है ना। तो जिस दिन 400 फीट के ऊपर कोई पादप जाएगा उस दिन कोई नई थ्योरी पढ़ेंगे, तब तक तो हम सेफ है, ठीक है। तो वाष्पोसर्जन कर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर एक ऋणात्मक बल लगता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वाष्पोसर्जन कर्षण कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि वाष्पोसर्जन के कारण जल अवशोषित हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि अब नेक्स्ट है कि अकेले वाष्पोसर्जन, केवल अकेला वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल ही रसारोहण के लिए जिम्मेदार नहीं है, रसारोहण के लिए जिम्मेदार नहीं है, अपितु दो और बल रसारोहण में भाग लेते हैं, ठीक है। दो और बल रसारोहण में क्या करेंगे, भाग लेंगे। कौन कौन से? एक तो होता है ससंजन बल, इसको बोलते हैं कोहेशन ऑब्लिक कोहेसिव फोर्स, है ना। मतलब क्या है, जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, मतलब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। ऐसे जैसे ये जल के अणु हैं, ये सब जल के अणु हैं, तो जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, उसको अपने क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, जल के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको अपने क्या कह देते हैं, ससंजन बल। तो ये एक बल और जिम्मेदार है। एक और बल भी है, और वो क्या है, आसंजन बल। वो क्या होगा, एडेशन या एडेसिव फोर्स। ये क्या होता है, जल के अणु व जाइलम भित्ति के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो ये जो तीन बल है, क्या कहा मैंने, ये जो तीन बल है ना, इन तीन बलों कौन कौन से, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ससंजन व आसंजन बल के कारण पादपों में नीचे से ऊपर की ओर एक सतत जल श्रृंखला कंटिन्यूअस वाटर कॉलम एक सतत जल श्रृंखला का निर्माण होता है, एवं इस प्रकार जल पादप की आखिरी पत्ती तक रसारोहित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इन तीन बलों, वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन और एडेशन, ससंजन और आसंजन बल के कारण पादपों में नीचे से ऊपर की ओर एक सतत जल श्रृंखला का निर्माण होता है, और इस प्रकार जल पादप की आखिरी पत्ती तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है ना। तो अब इसको डायग्राम के द्वारा हम प्रदर्शित भी कर देते हैं। डायग्राम के द्वारा कैसे बताएंगे वो आप देख लो।
मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर ऊपर से नीचे की ओर क्या लग रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है। देखो एरो नीचे आ रहा है, ये ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, समझ रहे हो? वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ठीक है, ये एक बल लग रहा है। और ये यहां पर ये देखो, और ये क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट। और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, समान अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा है? ससंजन बल, कोहेजिव फोर्स। और ये जो यहां पर अलग कलर से बता देते हैं कि जल के अणु और जाइलम की भित्ति, ये जाइलम वेसल है जिससे जल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जाइलम वेसल की भित्ति और जल के अणुओं के बीच में भी तो लग रहा है, ये कौन सा हो गया? आसंजन बल। ये कौन सा हो गया भाई? आसंजन बल हो गया, यानी कि एडेसिव फोर्स हो गया। ये हो गया एडेसिव फोर्स, ठीक है। तो आसंजन बल, ससंजन बल और ट्रांसपिरेशन पुल, ये तीनों जब बल लग रहे हैं तो एक नीचे से ऊपर की ओर एक सतत जल श्रृंखला का निर्माण होता है। और नेचुरली कि वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पुल किया जाता है। वाटर नीचे से ऊपर की ओर क्या किया जाता है? पुल किया जाता है। इस थ्योरी को डिक्सन और जॉली ने प्रतिपादित किया था, और ये थ्योरी अभी तक की, यह सिद्धांत रसारोहण को समझाने के लिए सबसे बढ़िया सिद्धांत है। हमारे पास में इससे बढ़िया और कोई सिद्धांत नहीं है। रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए इससे बढ़िया सिद्धांत हमारे पास में नहीं है। ये बेस्ट सिद्धांत है, ठीक है ना। हालांकि इसकी छोटी मोटी कमियां हैं कि भाई जब वो एक वाटर कॉलम बन रही है तो उस वाटर कॉलम जब बनती है तो उसमें जल के बुलबुले बन जाते हैं, और वाटर कॉलम टूटने की कोशिश करती है। वाटर कॉलम टूटती है, जिसको कि वापस से पुनः स्थापित किया जाता है रूट प्रेशर के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो दोस्तों ये था आज की क्लास में जो हम लोगों ने बताया रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एडिशन थ्योरी के बारे में, जिससे हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि पादपों के अंदर रसारोहण कैसे होता है, मूल से पानी जो है वो ऊपर तक कैसे जाता है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आप लोगों का है। मैं हमेशा से कहता हूँ हम लोग कंटेंट और क्वालिटी के साथ में हम लोग काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग वीडियो यहाँ पर आप लोग को देते हैं तो हम लोग डीप स्टडीज़ के अंदर विश्वास करते हैं। हम लोग किसी भी दूसरी चीज़ की तरह कोई भी क्लास के अंदर आपका टाइम वेस्ट हो या ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग केवल और केवल लेक्चर की सटीक डिलीवरी करने के अंदर विश्वास रखते हैं। चैनल आप लोगों का है, आपको इसको प्रसार करना है। कई बच्चे जो कि कोचिंग सेंटर्स पर नहीं जा पाते हैं उनको भी लिंक शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से दोस्तों बढ़ता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग लगातार आप लोगों के लिए तो वीडियोस लेकर आ ही रहे हैं, और पहले के भी जो लगभग 1000 वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखें। हमने बहुत डीपली स्टडीज़ करवाई हुई है, और लगातार अब हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस में भी आएंगे। मैं भी कुछ लाइव क्लासेस मैंने डाली भी थी, उसमें कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी किया था। तो हम लोग लगातार अब आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस में भी आएंगे। मैं आपसे रूबरू होऊंगा, आप लोग उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपके साथ में हूँ। आपकी सक्सेस में मेरा जितना भी योगदान हो सकता है मैं कोशिश करूँगा वो सारा योगदान दूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।